नमस्कार। आज हम लोग एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखने जा रहे हैं अल्पाधिकार क्या है तथा अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अल्पाधिकार किसे कहते हैं, क्योंकि इसके पूर्व आपने एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, द्वैधाधिकार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अल्पाधिकार के विषय में बात करेंगे और देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन महत्वपूर्ण पहलुओं की भी हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस पे किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि अल्पाधिकार क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप होता है। ठीक है, आपने देखा होगा एकाधिकार, आपने देखा होगा द्वैधाधिकार, उसी तरह अल्पाधिकार भी अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जाना जाता है और अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में इसे देखा जा सकता है। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के दो या दो से अधिक परंतु बहुत अधिक उत्पादक या विक्रेता नहीं होते, लगभग समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। लगभग समरूप वस्तुओं का मतलब होता है कि जैसे उनके द्वारा ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिसमें डिफरेंशिएट करना लगभग ना के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये दो से तो अधिक होते, क्योंकि अगर दो होते विक्रेता तो आप कह देते हो दो अधिकार। दो से तो अधिक होते हैं लेकिन बहुत अधिक नहीं होते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। ठीक है, जिसे भारत में टेलीकॉम कंपनियां हैं। एक आपका वी आई होगा, तो एक जियो आपका सिम है, एक आपका एयरटेल है, तो बीएसएनएल है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि ये सारी कंपनियां जो दूरभाष कंपनियां हैं, इनका काम है आपको क्या करना, कॉल की सुविधा प्रदान करना, इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना। लगभग लगभग ये समरूप वस्तुओं का निर्माण करती हैं, सभी कंपनियां बात करवाती हैं, सभी आपके पास जो ये नेटवर्क है, दूरभाष है, ये आपको एक्सेस करवाता है कि आप इंटरनेट का एक्सेस कर सके। तो इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुएं समरूप है। ठीक है, अब इनके बीच कैसे मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण होता है उसे हम लोग अल्पाधिकार कहते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार की वो दशा होती है जहां पर बहुत दो से अधिक तो विक्रेता होते हैं लेकिन बहुत अधिक विक्रेता नहीं होते, उस प्रकार के बाजार को अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। ऑटोमोबाइल्स, जो आपने देखा होगा कि गाड़ियों की कंपनियां, ये भी अल्पाधिकार का एग्जाम्पल है। दूरभाष कंपनियां अल्पाधिकार का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार कुछ होते हैं उत्पादक लेकिन बहुत कुछ नहीं होते हैं। ये एग्जाम्स में हरदम डिफिनीशन पूछी गई है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, यद्यपि कुछ या अधिक फर्मों के मध्य कोई सीमा निर्धारण कठिन है कि एक कि जैसे दो से अधिक लेकिन बहुत अधिक नहीं, तो बहुत अधिक नहीं का डिफिनीशन क्या होगी, 5 कंपनियां, 6 कंपनियां, 7 कंपनियां, 10 कंपनियां, 20 कंपनियां, 50 कंपनियां, 100 कंपनियां। बहुत का डिफिनीशन करना बहुत मुश्किल होता है अल्पाधिकार के अंतर्गत। परंतु यदि एक वस्तु के उत्पादकों की संख्या 2 से 10 तक हो तो इस स्थिति को हम लोग लगभग अल्पाधिकार की स्थिति के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 2 से अधिक हो लेकिन लगभग 10 तक हो तो इसको अल्पाधिकार के अंतर्गत हम काउंट करेंगे, तथा इनके द्वारा निर्मित वस्तु समरूप होनी चाहिए, लगभग समरूप। देखो एग्जैक्ट वस्तु तो बना नहीं सकता लेकिन लगभग समरूप हो, तो उस कैटेगरी में अगर ये वस्तुएं बनाते हैं तो उसे हम लोग अल्पाधिकार की श्रेणी में रखेंगे। कुछ विक्रेताओं की वस्तुएं समान हो तो उसे शुद्ध अल्पाधिकार कहेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा गया था, यूजीसी नेट में पूछा गया था। शुद्ध अल्पाधिकार किसे कहते हैं, तो लगभग समान, लगभग पूरी तरह से 100% लगभग समान वस्तुओं का उत्पादन अगर किया जाता है तो इस प्रकार के अल्पाधिकार को शुद्ध अल्पाधिकार की संज्ञा दी जाती है। दूसरा आपका है, दूसरी ओर जब विभिन्न विक्रेता या फर्मों द्वारा कुछ विभेदीकृत वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे आप साबुन कंपनियां देख लो, साबुन कंपनियां, नहाने वाली साबुन, लक्स, लाइफबॉय, आपका पास
बहुत मार्गो साबुन है, आपके पास कई ढेर सारे साबुन है, लेकिन सबका एक ही काम होता है, नहाने के काम आता है। ठीक है, थोड़े से क्वालिटी डिफरेंशियस होता है, उसका परफ्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो लगभग विभेदीकृत वस्तुओं का यदि उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उसको लेकिन एक के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग आप कर सकते हो, तो यानी निकट स्थानापन्न अगर वस्तुएं हैं तो इस प्रकार के अल्पाधिकार को हम लोग अपूर्ण अल्पाधिकार की संज्ञा देते हैं। और यह भी आपका यूजीसी एनटीए नेट में पूछा गया था। ठीक है, यह पॉइंट आप नोट रखिएगा कि आपका जो विभेदीकृत वस्तुएं बनाने वाली लगभग कहते हैं समरूप वस्तुओं को किस अल्पाधिकार के अंतर्गत रखेंगे, तो उसे अपूर्ण अल्पाधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार अल्पाधिकार का अर्थ क्या हुआ? तो इस प्रकार अल्पाधिकार से अभिप्राय बाजार की उस परिस्थिति से है जब किसी उद्योग में सीमित मात्रा में फर्में होती हैं, लिमिटेड होती हैं। ठीक है, प्रत्येक फर्म ऐसे उत्पाद का उत्पादन करती हैं जो अन्य फर्मों के उत्पाद के निकट स्थानापन्न या समरूप हो। अगर समरूप बनाती हैं तो शुद्ध अल्पाधिकार है, और अगर निकट स्थानापन्न वस्तु का निर्माण करती है तो वो आपका विशुद्ध अल्पाधिकार के अंतर्गत काउंट होता है। तो अल्पाधिकार की डिफिनीशन आपको एग्जाम्स में मैंने देखा एनटीए नेट में पढ़ा पूछा गया है। ठीक है, आपका एनटीए नेट के अलावा आपका पीजीटी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा गया और टीजीटी में पूछा गया है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम्स में मैंने देखा अधिकतर पूछे गए हैं, इनको आप बहुत केयरफुली देखिएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में जो पिछले साल हुए यूपी में, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। नाउ द नेक्स्ट है, इस तरह अल्पाधिकार को विशुद्ध अल्पाधिकार का नाम दिया जाता है। यदि अल्पाधिकारी फर्म विभेदीकृत उत्पाद का उत्पादन करती हैं तो इसे हम लोग विभेदीकरण अल्पाधिकार के नाम से भी जान सकते हैं, जिसे हम लोग विशुद्ध अल्पाधिकार की संज्ञा दिए हैं। तो विशुद्ध अल्पाधिकार और आपका विभेदीकृत अल्पाधिकार दो अलग अलग प्रकार के अल्पाधिकार हो जाते हैं। अल्पाधिकार में प्रत्येक फर्म प्रतिस्पर्धी फर्मों के व्यवहार का ध्यान रखती है। मान लीजिए ए फर्म काम कर रही है, बी फर्म काम कर रही है, सी फर्म काम कर रही है, डी फर्म काम कर रही है, तो ए जब भी कोई बिक्री की स्ट्रेटजी अपनाती है तो बी की स्ट्रेटजी, सी की स्ट्रेटजी और डी की स्ट्रेटजी पर नजर रखती है और उसके अनुरूप ही कार्य करती है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धी फर्मों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए अपनी कीमत और उत्पादन मात्रा की नीति का निर्धारण करती है। नाउ द नेक्स्ट है अल्पाधिकार की विशेषता। इस यूनिट से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा और इसको केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे मैंने बोला एनटीए नेट, आपका एनटीए नेट में बहुत ज्यादा यहां पर पूछा जाता है, आपका यहां पर पीजीटी में बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक्स में पूछा गया और टीजीटी में बहुत ज्यादा पूछा गया, और असिस्टेंट प्रोफेसर में इस सेक्शन से यानी अल्पाधिकार विशेषताओं से। तो केयरफुली देखिएगा कहां से प्रश्न बने हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें थोड़े विक्रेता होते हैं, थोड़े डिफाइन नहीं है, 2 कि 10 कि 5 कि 4 थोड़े डिफाइन नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े विक्रेता होते हैं। ये इसकी पहली विशेषता होती है कि अल्पाधिकार बाजार में थोड़े अथवा कम संख्या में विक्रेता होते हैं, और विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक फर्म का बाजार में इतना बड़ा भाग होता है कि वो कीमत को और विरोधी फर्मों की व्यवसायिक रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सोचो, देखो भारत में आपके पास एयरटेल आपने देखा होगा, एयरटेल है, आपने देखा होगा जियो कंपनी है, आपने देखा होगा कि आपके पास वीआई है, आपने देखा होगा बीएसएनएल है, इस तरह करके कई कंपनियां हैं, दूरभाष कंपनियां, लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब होता है निश्चित मात्रा में है, और पूरी बाजार का आपने देखा होगा कितने बड़े बाजार के सेगमेंट को अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उनकी जो व्यवसायिक रणनीतियां, अगर एयरटेल अपने प्लान में कोई चेंज करता है, कॉलिंग प्लान में, अपने डेटा प्लान में कोई चेंज करता हो, तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव जियो के प्लान पे, वीआई के प्लान पे और बीएसएनएल के प्लान पे यानी उनके ग्राहकों पर पड़ेगा। तो इसलिए व्यवसायिक रणनीति को प्रभावित करते यानी अल्पाधिकार के अंतर्गत कम फर्में होती है, लेकिन उनके पास बाजार का एक बड़ा हिस्सा होता है, जिससे उनकी एक्टिविटी
क्या होती है, प्रत्येक फर्म की जो आपके पास रणनीतिक एक्टिविटी होती है, स्ट्रेटजिक जो आपके पास चालें होती हैं, उन पर इसका इम्पैक्ट देखा गया है। आगे देखते हैं, पूर्ति पर नियंत्रण। ठीक है, जब लिमिटेड फर्म होगी तो पूर्ति पर नियंत्रण रखेंगे। इस प्रकार बाजार में प्रत्येक फर्म उत्पादों का काफी बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। बाजार में कुल पूर्ति का बड़ा अनुपात होता है, परिणाम स्वरूप फर्म को कुछ अंश तक एकाधिकारी शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे आपको एयरटेल के जो ग्राहक होंगे, इनको आपने देखा होगा कॉलिंग के चक्कर में, कॉलिंग और अच्छी सुविधाओं देने के मामले में एक अधिकार प्राप्त है। वहीं क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल ना हो, बहुत ज्यादा डेटा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करना है, तो जियो वहां पर आगे आ जाता है। फिर रूरल अर्बन में बाइफर्केशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपका एयरटेल का नेटवर्क जहां पे काम नहीं करता, वहां पर जियो का नेटवर्क काम करता है। जहां पे दोनों के नेटवर्क नहीं काम करते, वहां पर बीएसएनएल का काम करता है। तो हर एरिया में, गांव को ले लीजिए, शहर को ले लीजिए, डेटा को ले लीजिए, आप एक काम करिए, ठीक है, रीजनल एरिया पर इनका कहीं ना कहीं एकाधिकार की पावर प्राप्त है। तो हर कंपनी का अपना एकाधिकारात्मक स्वामित्व प्राप्त है, इसलिए उनका अपना एक पर्टिकुलर मार्केट बना हुआ है। अगला पॉइंट है फर्मों की परस्पर निर्भरता। जितनी फर्में अल्पाधिकार में पाई जाती हैं, वो आपस में इंटरडिपेंडेंसी होती, इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा, इंटरडिपेंडेंसी होती है। और यहां पर आप देखिएगा एकाधिकारी शक्ति प्राप्त होती। ये एग्जाम में एक बार आपका एनटीए नेट में पूछा गया था, ये नोट करिएगा, ठीक है। और आपके पास हाँ, व्यवसायिक रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह आपका एनटीए नेट में एक बार पूछा गया था, यहां से प्रश्न आए थे, ठीक है। पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है या नहीं पाई जाती, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, पाई जाती है, क्योंकि लगभग समरूप वस्तु या निकट स्थानापन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो लगभग समरूप या निकट स्थानापन्न वस्तुओं का जब निर्माण करेंगे, तो एक व्यक्ति या एक फर्म अगर, या एक उद्योग क्या करेगी, एक फर्म क्या करेगी, अगर प्राइस में कोई चेंज करती है, तो निश्चित रूप से उसका इंपैक्ट दूसरी फर्म की वस्तु की मांग पर पड़ेगी। इसलिए फर्मों में पारस्परिक निर्भरता का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ठीक है। उत्पादों का स्वरूप पे बात करते हैं, तो उत्पादों के स्वरूप के आधार पे अल्पाधिकार को शुद्ध अल्पाधिकार, विभेदीकृत अल्पाधिकार के अंतर्गत बाइफरकेट किया जाता है। अगर समरूप वस्तु, लगभग समरूप वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो हम शुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं, ठीक है। लगभग उत्पाद समरूप होते हैं, और अगर विभेदीकृत होते हैं या निकट स्थानापन्न होते हैं, तो उसे हम विभेदीकृत अल्पाधिकार या अशुद्ध अल्पाधिकार की संज्ञा देते हैं। अगला है कीमत जड़ता, नहीं, पहले पांचवा पॉइंट है बिक्री लागतों की भूमिका। अल्पाधिकार उत्पादों की कीमत नीति में विज्ञापन, प्रचार एवं बिक्री बढ़ाने की अन्य विधियों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रचार प्रसार कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिक्री बढ़ाने के अंदर रैपरिंग करना, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा दिखाना, अच्छी पैकिंग करना, ये सारी रणनीतियां इसमें शामिल की जाती हैं, प्राइस को छोड़ करके, ठीक है। अपने उत्पादों को, अगर देखो लगभग समरूप वस्तुएं होती हैं, अगर एक फर्म अपनी मूल्य को कम करके अन्य ग्राहकों को अपनाने की रणनीति अपनाएगा, तो सारी फर्में मूल्य कम करेंगी, परिणाम स्वरूप मूल्य युद्ध होगा और नुकसान हो जाएगा। इसलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत नीति को छोड़ करके मैं कहूंगा कि इसके अंतर्गत विज्ञापन के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रचार के माध्यम से ज्यादा लोगों तक प्रचार करो, तो यानी कीमत पर फोकस न करके अल्पाधिकार के अंतर्गत विज्ञापन, प्रचार एवं बिक्री बढ़ाने के लिए अन्य एक्टिविटी के द्वारा अपने ग्राहकों को ज्यादा आकर्षित कर सकते हैं, ताकि इनको लाभ ज्यादा मिल सके। और अल्पाधिकारी बाजार में ये फर्में सब काम करती हैं। अगला है कीमत जड़ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं डालूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालूंगा, एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा कि अल्पाधिकारी फर्में बहुत सोच समझकर प्रतिस्पर्धी फर्मों के साथ विचार विमर्श कर एवं एक आयोजक
आयोजित रणनीति के अंतर्गत अपने उत्पादों की कीमत निर्धारित करती हैं। अतः एक बार जब ऐसी कीमत निश्चित कर दी जाती है तो इसे बार बार नहीं बदला जाता। यानी अल्पाधिकार के अंतर्गत जो मूल्य होता है वो क्या होता है, रिजिड होता है, स्थिर होता है। एक मूल्य पर ही सारी फर्में काम करती हैं, इसे बार बार बदला नहीं जाता है। अल्पाधिकारी फर्म अपने उत्पाद की कीमत को कम नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि प्रतिक्रिया में प्रतिस्पर्धी फर्म अर्थात अगर ए फर्म ने प्राइस कम किया तो बी फर्म भी पीछे नहीं हटेगी और वो भी प्राइस कम कर देगी। इस प्रकार ए को पुनः प्राइस कम करना पड़ेगा और इस प्रकार दोनों फर्मों को नुकसान होगा। इसलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत युद्ध से बचने के लिए कीमत की जड़ता को स्वीकार करते हैं, अर्थात कीमत को स्थिर रखते हुए अन्य के माध्यम से, अन्य क्या है, विज्ञापन, प्रचार और बिक्री के माध्यम से अपनी वस्तुओं का बाजार बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अल्पाधिकार फर्मों की कीमत में सापेक्ष रूप से बदलाव नहीं आते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। समूह व्यवहार। अल्पाधिकार फर्म द्वारा लिए जाने वाले उत्पादन की मात्रा एवं कीमतों से संबंधित निर्णय से सभी प्रतिस्पर्धी फर्में प्रभावित होती हैं। इसलिए पारस्परिक निर्भरता के कारण सभी फर्में परस्पर सहयोग पर भी विचार करती हैं और आपस में एक दूसरे का सहयोग करती हैं। ठीक है, कोई रणनीति का ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो एक दूसरे का साथ देती हैं। जैसे टेलीकॉम, मान लीजिए कोई ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी बना दे, लाइसेंसिंग पॉलिसी बना दे, तो सारी फर्में एकजुट हो जाती हैं, समूह में काम करने लगती हैं, समूह में बात करती हैं कि अरे मान लीजिए स्पेक्ट्रम महंगे हो रहे हैं, तो जाके सरकार के पास रिक्वेस्ट करती हैं कि थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सामूहिक व्यवहार पाया जाता है अल्पाधिकार के अंतर्गत। ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत रखूंगा। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अल्पाधिकारी जो फर्में होती हैं वो क्या होती हैं, वो व्यक्तिगत निर्णय न लेकर के सामूहिक निर्णय लिया जाता है। इसके अंतर्गत सुनिश्चित मांग वक्र, इनका जो मांग वक्र होता है वो किंक होता है, यानी विकुंचित मांग वक्र पाया जाता है। विकुंचित मांग वक्र पाया जाता है, किंक्ड डिमांड करो पाया जाता है, किंक्ड डिमांड करो पाया जाता है। किंक्ड का मतलब होता है मुड़ा हुआ डिमांड करो। मुड़ा हुआ का मतलब होता है ऐसा डिमांड करो जिसकी लोच अलग होती है। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत किंक्ड डिमांड करो पाया जाता है और यह किंक्ड डिमांड करो के अंतर्गत ही मूल्य का निर्धारण होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता हो जाती है और मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना चाहूंगा। चलिए आइए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता क्यों पाई जाती। पहले मैं बात करूंगा कीमत जड़ता की। कीमत जड़ता और मैं इसमें बात करूंगा किंक्ड डिमांड कर्व क्या होता है। किंक्ड डिमांड कर्व क्या होता है ये मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो मैं बात करूंगा किंक्ड डिमांड कर्व क्या होता है, दूसरा मैं बात करूंगा कीमत जड़ता क्यों होती है। तो दो बातों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने आधार अक्ष पर एक्स वस्तु की डिमांड को लिया है। ठीक है, एक्स कमोडिटी की डिमांड को लिया है और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने क्या किया है, प्राइस को लिया है। ठीक है, प्रारंभ में जो आपके पास ए फर्म है उसका जो डिमांड कर्व है डी ए है। ये ए फर्म का डिमांड कर्व है। मान लीजिए कोई ए फर्म है, उसकी बाजार में मांग कितनी है ये दिखाती है। वहीं एक बी फर्म है, उसकी मांग वक्र आपका डीबी है। ठीक है, डीबी है। दोनों फर्में एक साथ अल्पाधिकारी की फर्में, मान लीजिए एयरटेल और जियो दोनों हैं बाजार में। ठीक है, दोनों बाजार में है, लेकिन आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि एक की पकड़ शहर में ज्यादा है, एक की पकड़ गांव में ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं मान लेता हूं, एज्यूम अगर नहीं भी होता तो आप मान लो कि एयरटेल की पकड़ शहरों में ज्यादा है, क्योंकि क्वालिटी कॉल की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेट एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि जियो का थोड़ा सा नेट पावर कम होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि मान लीजिए नेटवर्क वीक होता है तो गांव में ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल का रोल नहीं होता, तो गांव के लोग सस्ते प्लान को लेकर के इसको ऑपरेट करते हैं। वहीं
आपके पास शहर में लोग पसंद करते हैं कि मुझे कॉल तुरंत कनेक्ट हो जाए, इंटरनेट प्रॉपर चले। तो दो अलग अलग कंपनियां हैं, दोनों बाजार में काम कर रही हैं और दोनों के लिए बाजार में अपने अपने पर्टिकुलर ग्राहक हैं। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को डिमांड करो कहां पर कट कर रहे हैं, के पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए आपको ओ एक्स कमोडिटी चाहिए, ओ एक्स कमोडिटी अगर आपको चाहिए तो आप ओ एक्स ए मूल्य पर खरीदना पसंद करोगे कि आप एक्स बी मूल्य पर खरीदना पसंद करोगे? तो निश्चित रूप से आप कहोगे कि सर अगर ओ एक्स वस्तु है तो मैं एक्स ए मूल्य पर ही खरीदूंगा, एक्स बी मूल्य क्यों उस वस्तु के लिए दूं? यानी यहां पर आप देख सकते हो कि दो मूल्य हैं, पी ए और पी बी। तो अगर ओ एक्स वस्तु कोई खरीदना चाहता हो तो निश्चित रूप से कंज्यूमर पी ए प्राइस को प्रेफरेंस देगा, ना कि पी बी। तो अगर वस्तु की मात्रा ओ एक्स चाहिए तो डिमांड करो डी के पर काम करेगा, डी के पे काम करेगा। ठीक है, यानी अपेक्षाकृत लोचदार मांग वक्र पे काम करेगा। इसको मैं क्या कहूंगा, लोचदार मांग वक्र पे काम करेगा। यानी ब्लू कलर का जो ये मांग वक्र है इस पे रहेगा, ना कि ये जो येलो कलर के मांग वक्र है के ऊपर वाला पोर्शन इस पे रहेगा। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत डी ए के जो आपका मांग वक्र है ओ एक्स वस्तु की डिमांड के लिए रहेगा। इसी प्रकार अगर मुझे वस्तु क्या चाहिए, अगर मुझे एक वस्तु x2 चाहिए, ओ x2 वस्तु चाहिए, तो मैं किस मूल्य पे पसंद करूंगा, आपका B1 या A1? मैं किस मूल्य पे लूंगा, x2 A1 मूल्य पे वस्तु लूंगा या x2 B1 मूल्य पे वस्तु लूंगा? तो आप बताओ, तो आप कहोगे कि हम क्यों ऊंचे मूल्य पर लें, हम क्यों ना नीचे मूल्य पर ले वस्तुओं को? तो हम पसंद करेंगे कि हम इस मूल्य पर वस्तुओं को लें। किस मूल्य पर, पीबी मूल्य पर लें। तो यानी आपका जो येलो वाला डिमांड कर्व है इस पर उपभोक्ता या बाजार काम करना चाहेगा। तो आपने देखा होगा कि कम वस्तुओं के लिए आपने ब्लू कलर का जो मांग वक्र है आपका इस मांग वक्र पर आपने रहना पसंद किया, लेकिन ज्यादा वस्तुओं के लिए OX2 वस्तुओं के लिए आपने येलो कलर की डिमांड कर्व पर आपने रहना पसंद किया। तो आप देख सकते हो कि ये एक्टिव डिमांड कर्व है, एक्टिव डिमांड कर्व है। मैंने रेड कलर से खींचा कि DA के एक्टिव डिमांड कर्व है जो लोचदार है, KDB ये एक्टिव डिमांड कर्व है जो आपके पास OX2 वस्तुओं के व्यवहार को दर्शाता। इस प्रकार जो इनएक्टिव डिमांड कर्व है DB के इनएक्टिव डिमांड कर्व है तथा KDA ये इनएक्टिव डिमांड कर्व है। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत DA आपके पास DA के DB, यानी अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, हाइलाइटर से आप देख सकते हो कि आपका ये डिमांड कर्व काम करेगा, ये डिमांड कर्व आपका काम करेगा। देखो अब ये डिमांड कर्व क्या है, विकुंचित है। ये डिमांड कर्व आपका क्या है, विकुंचित डिमांड कर्व है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर विकुंचित मांग वक्र काम कर रहा है। यानी अल्पाधिकार के अंतर्गत जो डिमांड कर्व होता है वो विकुंचित पाया जाता है, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं उनकी मांग का प्रारूप भी अलग अलग पाया जाता है। जो ग्राहक होते हैं उनकी मांग का प्रारूप अलग अलग पाया जाता है, इसलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत जो मांग वक्र होता है वो विकुंचित पाया जाता है, जिसमें के ऊपर वाला भाग लोचदार तथा के नीचे वाला पोर्शन आपका बेलोचदार होता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्स में, NTA नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं कि अल्पाधिकार के अंतर्गत जो किंक्ड डिमांड कर्व होता है उसकी लोच कैसे होती है, लोचदार तथा बेलोचदार। जो यहां का डायग्राम है, आपको हो सकता है डायग्राम दिखा दिया जाए, तो यहां पर आप देखिए लोचदार तथा बेलोचदार, दो प्रकार के ढाल वाला, दो प्रकार की लोच वाला यहां पर मांग वक्र पाया जाता। के बिंदु पर लोच क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया था कि किंक डिमांड कर्व के, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है कि किंक डिमांड पॉइंट पर, किंक के ऊपर तो लोचदार है, किंक पॉइंट के नीचे बेलोचदार है, किंक पॉइंट पर के बिंदु पर बताइए डिमांड वक्र की लोच क्या होगी, ठीक है। एट के पॉइंट
के पॉइंट पर, ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होगी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको नहीं आएगा तो हम फ्यूचर वाली जब कभी क्लास होगी तो उसमें बताएंगे। तो ये पॉइंट मैं आपको छोड़ देता हूं। चलो आगे बात करते हैं। अब आपने देखा कि जो किंक डिमांड कर्व है, किंक डिमांड कर्व आपका डी, आपका ए, आपका के एंड आपका डी बी है। तो ये किंक डिमांड कर्व है जो अल्पाधिकार के अंतर्गत एक्टिवली काम कर रहा है, जो निश्चित रूप से काम कर रहा है। अब जब मैंने इसके आधार पर क्या किया, ड्रा किया मूल्य को, तो मूल्य हरदम किंक पॉइंट पर स्टेब्लिश मुझे मिला। कीमत जड़ता मुझे ओपी प्राइस मिली और एक्स वस्तुओं का उत्पादन मिलता है। तो अल्पाधिकार के अंतर्गत जो मूल्य होता है वो किंक पॉइंट पर ही क्यों होता है, ये आपका एक प्रश्न बन जाता है कि ओपी प्राइस ही क्यों होता है अंडर द ओलिगोपोली, कीमत जड़ता क्यों पाई जाती है ओलिगोपोली के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो मान लीजिए कि अभी प्राइस क्या है, अभी ओपी प्राइस है एंड अभी ओएक्स कमोडिटी है, अभी आपका ओएक्स कमोडिटी है। अगर मान लीजिए मूल्य बढ़ा करके, सारी फर्में ओलिगोपोली की मूल्य बढ़ा करके ओपी से ओपी 1 कर दें, तो आप मूल्य बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका मूल्य बढ़ गया। तो मूल्य बढ़ने के अपेक्षा आपने देखा होगा आप कहां पर आ जाते हैं, A1 पॉइंट पर आ जाते हैं। तो जिस अपेक्षा मूल्य बढ़ा उससे ज्यादा ग्राहक देखिए कम हो गए। नीचे आप देख लो कि उससे ज्यादा ग्राहक आपके कम हो जाएंगे और आपका जो पहले आपका एरिया था, चतुर्भुज था, पहले प्रॉफिट का पार्ट था, मान लो मैं यहां पर कॉस्ट 0 है तो ओ पी के एक्स ये लाभ का पोर्शन था, ये चतुर्भुज। आप देखिए मूल्य बढ़ने के बाद इस चतुर्भुज का मान पहले से कम हो जाता। तो निश्चित रूप से क्योंकि लोचदार मांग वक्र होती है, मूल्य जिस अनुपात में बढ़ता है उस अनुपात से अधिक अनुपात में ग्राहक आपके प्रोडक्ट को छोड़ देंगे और कोई उत्पादक ऐसा व्यवहार अपनाना नहीं चाहेगा कि थोड़ी सी मूल्य में बढ़ोतरी मैंने किया और उससे परिणाम स्वरूप 10% मैंने मूल्य बढ़ाया और 20% मेरे ग्राहक चले गए। ऐसा कोई उत्पादक नहीं चाहेगा कि थोड़े से मूल्य बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज्यादा ग्राहकों को खोना पड़ जाए। इसलिए वो कभी भी के से A1 पॉइंट पर यानी मूल्य बढ़ाने की नीति पर विचार नहीं करेगा, कारण उसके ग्राहक बहुत ज्यादा खो जाएंगे। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्राहक ज्यादा खो जाते हैं जिस रेस्पेक्ट में मूल्य बढ़ता है, इसलिए कभी भी एक उत्पादक ऐसा व्यवहार नहीं अपनाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या मूल्य घटा देगा, देख लेते हैं कि अगर घटा के मान लो P2 मूल्य कर देता है तो उसके ग्राहक बढ़ करके कितने हो जाते हैं, उसकी वस्तु का उत्पादन कितना बढ़ गया, ओ आपका X2 बढ़ गया, X2 बढ़ गया। तो आपने मूल्य डिक्लाइन कितना किया, मूल्य डिक्लाइन किया 20% और आपके ग्राहक मात्रा बढ़े कितने, 10%। तो ऐसा व्यवहार भी एक उत्पादक नहीं करेगा कि आपको मूल्य 20% घटाना पड़े, P से P2 पर आपने कर दिया, इतना ह्यूज मूल्य आपने कम किया और ग्राहक मात्र इतना बढ़ रहा है X से X2। ऐसा भी एक विवेकपूर्ण उत्पादक नहीं करेगा। अर्थात ना तो मूल्य बढ़ाएगा और ना ही मूल्य घटाएगा। इसलिए अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता पाई जाती है। एग्जाम में नेट, एनटीए नेट, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, एनटीए नेट, आपका पीजीटी, आपका टीजीटी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में यहां पे प्रश्न बहुत पूछा गया कि कीमत जड़ता का क्या कारण है। तो कीमत जड़ता का एकमात्र कारण है मांग की लोच में अंतर। के ऊपर लोचदार मांग होने के कारण जिस अनुपात में उत्पादक मूल्य बढ़ाता है उस अनुपात से अधिक अनुपात में उसके ग्राहक छूट जाते हैं और बेलोचदार मांग होने के कारण जब मूल्य कम करता तो जिस अनुपात में मूल्य कम करता उस अनुपात से अधिक अनुपात में, जिस अनुपात में मूल्य कम करता उस अनुपात से कम अनुपात में ग्राहक बढ़ते हैं। तो इसलिए मांग की लोच में अंतर
कीमत जड़ता का कारण है। ये याद रखिएगा एग्जाम में, और यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यहां पर ईपीज ग्रेटर देन 1 है और यहां पर ईपीज लेस देन 1 है, और ये इलास्टिसिटी या जो लोच में अंतर है यही कीमत जड़ता का कारण है, और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास मैंने 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया। 2 पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि किंक डिमांड कर्व क्यों होता है, मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि कीमत जड़ता क्यों होती। अब आपने ये देख लिया। अब आज मैं बात करने जा रहा हूं कि यदि अल्पाधिकार के अंतर्गत यदि लागतों में परिवर्तन हो तो क्या होगा। लागतों में परिवर्तन हो तो क्या होगा। इफ चेंज इन कॉस्ट, यदि लागत बढ़े या घटे, तो नॉर्मल लाइफ में हमने देखा है कि अगर लागतें बढ़ती हैं तो उत्पादक क्या करता है, लागत बढ़ने के साथ ही साथ वस्तु का मूल्य पहले से बढ़ा देता है, और लागत अगर बढ़ती है तो मूल्य बढ़ा देता है, और लागत अगर घटती है तो मूल्य क्या कर देता है, मूल्य कम कर देता है। लेकिन अल्पाधिकार के अंतर्गत लागतों में चाहे वृद्धि हो चाहे लागतों में कमी हो, मूल्य फिर भी स्थिर होता है। यह पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा कि लागतों का प्रभाव अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य पर नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह अल्पाधिकार है। ठीक है, अल्पाधिकार है। सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निर्धारित होगा, इस पे हम बात करते हैं। तो ये आपका अल्पाधिकार के अंतर्गत डी ए, आपका के और आपका डी बी, ये आपका अल्पाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र है। ठीक है, अब इसके आधार पर जब मैंने सीमांत आगम वक्र खींचा तो सीमांत आगम वक्र यहां से ओरिजिनेट होता है, और ओरिजिनेट होने के परिणाम स्वरूप ये इसके आधे से आता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये रुक जाता है। जहां से किंक है उसी जगह से ये रुक जाता है। फिर जैसे ये किंक होता है उस किंक के अनुरूप इसमें एक विखंडन पाया जाता है। ये विखंडन किस पे निर्भर करता है, कहीं इस किंक की डिग्री पर तो नहीं निर्भर करता है। हां, जो ये विखंडन पाया जाता है इट इज डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ किंक्ड, यानी डिमांड कर्व यानी मांग वक्र में कितना किंक पार्ट है उस पर निर्भर करता है ये विखंडन। अगर मैं इस किंक पॉइंट को अगर हम इस किंक पॉइंट को क्या कर दें, सीधा करने का प्रयास करें। मैंने देखो डिमांड कर्व को यहां से के से पहले जो आपका डीबी था इसको db1 किया, थोड़ा सा सीधा किया। जब सीधा किया तो मैंने क्या पाया कि ये जो किंक पोर्शन है, ये किंक पोर्शन देखो पहले से भर गया। पहले इतना था, अब कम होकर के इतना बचा। जब मैंने ये इस मांग वक्र को और सीधा किया तो मांग वक्र को और सीधा करने के परिणाम स्वरूप आपने देखा कि क्या हुआ, इस मांग वक्र को मैंने सीधा किया तो ये और भरता चला गया, और जब मैंने मांग वक्र को सीधा कर दिया बिल्कुल तो आपने देखा होगा कि एमआर रेखा भी सीधी हो गई, और ये जो बीच में विखंडन पाया गया, जो बीच में गैप पाया गया, ये गैप फुलफिल हो गया। तो एक रिजल्ट तो ये निकलता है कि जो इसमें किंक्ड होता है, डिग्री ऑफ किंक्ड, इस पे डिपेंड करता है इसका विखंडन, यानी एमआर जो टुकड़ों में होता है उसका एकमात्र कारण होता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत किंक्ड डिमांड कर्व होता है, और किंक्ड डिमांड कर्व होने के कारण इसके बीच विखंडन होता है। अगर मैं एक किंक्ड की डिग्री, ये किंक की डिग्री मैं कम करता चला गया, लगातार इस रेखा को सीधा करता चला गया, तो देखा इसके बीच का इंटरवल भी कम होता चला जाता है। तो ये जो एमआर विखंडित होता है, यानी अल्पाधिकार के अंतर्गत एमआर वक्र विखंडित पाया जाता है, विखंडित पाया जाता है। और विखंडित क्यों पाया जाता है, क्योंकि डिमांड कर्व जो होता है, डिमांड कर्व वो किंक्ड होता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, किंक्ड होने के कारण यह विखंडन होता है। अगर डिमांड कर्व सीधी रेखा हो जाए, सीधी रेखा हो जाए तो ये किंक्ड जो आपका विखंडन है, विखंडन समाप्त हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। चलो आगे देखते हैं।
ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व आपका है डी ए, आपका के, आपका डी बी, ठीक है। ये एम आर है, एम आर होने के बाद ये विखंडन पोर्शन है, ये एम आर का एम आर रेखा है, ठीक है। एम आर रेखा है, ये विखंडन है क्योंकि यहां पे डिमांड कर्व आपका किंगड है, ठीक है। और एम आर को आपने ऐसे प्लॉट कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो डॉटेड पार्ट है, ये डॉटेड पार्ट है जो विखंडन है, एक्चुअल में विखंडन है, इसी के पार्ट से होकर के लागत रेखा जाती है, यानी सीमांत लागत रेखा सदैव इस विखंडित पार्ट से ही होकर के सदैव जाएगी। ये A1 B1 पोर्शन क्या है, ये विखंडित पार्ट है, तो सदैव जो आपका इस विखंडित पोर्शन से ही सीमांत लागत रेखा होकर के जाती है। तो आप देखिएगा ये सीमांत लागत रेखा मार्जिनल कॉस्ट है, ये आपका पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E है, आपका E इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर MR इक्वल टू MC हो जाता है। अब आपके पास नीचे लंब मैंने डाला तो OX आपका आउटपुट लेवल हो जाता है, उत्पादन बिंदु, और X आपका X के, या आप K इधर मिला दो तो एक मिनट, अगर आप इधर मिला देते हो तो ये आपका OP आपका प्राइस हो जाएगा, जो प्राइस जड़ता को दिखाता है। इस प्रकार अल्पाधिकार के अंतर्गत OX वस्तु का उत्पादन होगा तथा OP प्राइस होगा, मूल्य होगा। यह पॉइंट आप निश्चित रूप से सीख लीजिएगा कि विखंडित पोर्शन से ही होकर के सीमांत लागत रेखा जाती है और संतुलन इसी विखंडन पार्ट्स के कहीं बीच में ही होता है। अब मैं बात करता हूं कि क्या अगर सीमांत लागतों में कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का इंपैक्ट दिखाई पड़ता है। ये आपका एग्रीगेट एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, आपका विखंडित पोर्शन A1 आपका B1 है। इस प्रकार ये जो विखंडित पोर्शन है इसी के बीच में आपका सीमांत लागत रेखा जाती है और यह सीमांत लागत रेखा होती है। तो इस प्रकार जो संतुलन बिंदु आपका हो जाता है वो आपका ई संतुलन बिंदु हो जाता है, OX आपका उत्पादन हो जाता है, OP आपका प्राइस हो जाता है, K आपका विकुंचित पार्ट हो जाता है। यदि सीमांत लागतों में कोई परिवर्तन आता है, MC1 सीमांत लागतें परिवर्तित होती हैं। यदि लागतें बढ़ती हैं तो देखिए मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आपका उत्पादन भी वही रहेगा और मूल्य भी वही रहेगा। तो क्लियर हुआ कि यदि सीमांत लागतें बढ़ती हैं तो OP प्राइस एंड OX मात्रा दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। ये पॉइंट आप सीख लीजिएगा, ये पॉइंट आप जान लीजिएगा कि सीमांत लागत अगर बढ़ती है तो मूल्य तथा मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिएगा, अगर सीमांत लागत घट जाती है तो भी आपका OP प्राइस और O की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता, संतुलन बिंदु बस E2 हो जाता है E1 से। तो इस प्रकार संतुलन बिंदु परिवर्तित होता है लागतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, लेकिन न तो मूल्य में परिवर्तन दिखाई पड़ता है ना ही मात्रा में परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लागतों का इंपैक्ट अल्पाधिकार के अंतर्गत न तो मूल्य में होता है न ही मात्रा में पाया जाता है। यह रिजल्ट देखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि लागतों में परिवर्तन का अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होगा, तो केवल संतुलन बिंदु बदलता है, ना तो मूल्य ना तो मात्रा, दोनों नहीं बदलती है। चलिए आगे हम देखते हैं कि अगर मांग में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा। तो यहां पर अभी हमने देखा कि आपका यहां पर आप देख सकते हो कि आपने देखा मूल्य आपका OP है, आपके किंकट पॉइंट पर है, OX मात्रा है, ये आपका MR है, ये आपका AR है, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, A1 एंड B1 पॉइंट है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये आपके पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं।
ये A1 एंड B1 पॉइंट है जब विखंडित पोर्शन होता है और इसी विखंडित पोर्शन के बीच में ही कहीं ना कहीं संतुलन बिंदु होता है। ठीक है, इस प्रकार आपका मूल्य OP तथा मात्रा OX निर्धारित हो जाती है। अब अगर मांग में वृद्धि हो जाए, मांग में वृद्धि होकर के AR 1 हो जाती है। मांग में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप अब आप देख सकते हो कि जो आपकी MR रेखा है इसमें भी परिवर्तन हो जाता है, MR1 में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार आपका OX1 आपका मात्रा पहले से बढ़ जाती है, उत्पादन की मात्रा पहले से बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हो कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार जो सीमांत लागत रेखा है, सीमांत लागत रेखा दोनों के विखंडित पोर्शन से ही होकर के गुजरती है। ठीक है, तो मांग में परिवर्तन का क्या इंपैक्ट पड़ता है? मांग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप X वस्तु की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, लेकिन मूल्य में फिर भी परिवर्तन, लेकिन मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आप सीख लीजिएगा कि मांग बढ़ने से, अगर इकोनॉमी में अल्पाधिकार के अंतर्गत मांग बढ़ेगी तो एक्स की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, संतुलन बिंदु भी चेंज हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा। लेकिन मांग कम होने से एक्स का मान भी कम हो जाएगा। तो एक्स में परिवर्तन तो दिखाई पड़ा लेकिन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। ये रिजल्ट आप सीख लीजिएगा। तो आप देख सकते हो रिजल्ट में क्या कह सकते हो, रिजल्ट आपका ये बता रहा है कि जब अल्पाधिकार के अंतर्गत यदि मांग में परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो आपका प्रथम इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E1 था, वो चेंज होकर के आपका E2 हो जाता है। जो नए MR1 जहां पर E2 पर क्या होता है, MR1 इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाती है। अब आपका उत्पादन OX1 हो जाता है तथा मूल्य आपका क्या हो जाता है, जो किंग पॉइंट K था अब आपका X1 K1 हो जाता। तो देखिए मूल्य का मान नहीं परिवर्तित होता, मात्रा पहले से बढ़ जा रही है। अगर मांग कम हो जाएगी तो मात्रा पहले से कम हो जाएगी लेकिन मूल्य में फिर भी परिवर्तन नहीं होता। तो रिजल्ट आप क्या कहोगे कि चाहे अल्पाधिकार के अंतर्गत, ठीक है, लागतों में परिवर्तन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। लागतों में चाहे जितना परिवर्तन हो जाए, नो इंपैक्ट ऑन प्राइस, नो इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी, दोनों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मांग में परिवर्तन होने का प्राइस पे तो इंपैक्ट नहीं पड़ता लेकिन मात्रा पर इसका इंपैक्ट पड़ता है, जो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं। तो यही अल्पाधिकार यानी PM स्वीजी द्वारा, पॉल एम स्वीजी, ये आपका जो संतुलन है इसका सिद्धांत इन्होंने बताया था। विकुंचित मांग वक्र के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो PM स्वीजी ने जो ये सिद्धांत डेवलप किया था, इसके अंतर्गत कैसे मूल्य तथा मात्रा का निर्धारण होता है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए, इनसे संबंधित कई बिंदुओं पर मैंने बात किया है। जल्द ही मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। सो मच थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी, कल नेक्स्ट लाइव क्लास में हम फिर से उपस्थित होंगे। तो आप अपने प्रश्नों को रेडी रखिएगा। टॉपिक तथा जो लेक्चर शेड्यूल है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर दूंगा। तो ओके, फिर मिलते हैं। आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिएगा, ताकि हम चाहते हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। अगर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आप मुझे जरूर अपने विचारों को शेयर करिएगा, ताकि मैं उस पर भी आपके साथ डिस्कशन कर सकूं। तो सो मच थैंक यू।